कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता है। एक इंडिकेटर आता है जिसके सिंपल क्लिक से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। आप देख सकते हो, एक जस्ट सिंगल क्लिक से इस चार्ट पैटर्न पे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं उन सब के ऊपर उनका नाम लिखा गया है। पर फिर भी लोगों को अपनी ट्रेड में लॉस हो जाता है। अगर आप भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अपना के परेशान हो गए हैं, पूरे यूट्यूब पे आपने तरह तरह की वीडियो देखी, हाउ टू यूज अ कैंडलस्टिक पैटर्न इन अ मोर इफेक्टिव वे, हाउ टू बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100% एक्यूरेसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये सारी वीडियो आपने देखी, इन सबको अपनाया, पर फिर भी आप अपनी ट्रेड में एक एक्यूरेसी नहीं बढ़ा पाए, अपनी ट्रेड का सक्सेस रेशियो नहीं बढ़ा पाए। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर वर्क कैसे करता है, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी और उसके बिहेवियर के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हमें और कौन से टूल यूज करने चाहिए जिसकी हेल्प से हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ सके और हमारी ट्रेड की सक्सेस रेशियो बढ़ सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न के स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली स्टॉक के चार्ट पे आपको मैक्सिमम टाइम ये दो तरह के कैंडल बने दिखाई देंगे, यानी एक ग्रीन कैंडल होगा या फिर एक रेड कैंडल होगा। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और रेड कैंडल को बेरिश कैंडल कहते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बनता है। तो जो ग्रीन कैंडल का नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम कैंडल की ओपनिंग कहते हैं और ये कैंडल का ओपन होता है। कैंडल का ऊपर वाला पॉइंट ये क्लोजिंग पॉइंट होता है, यानी इस पे कैंडल बंद हुआ है या फिर स्टॉक बंद हुआ है। जो अपर विक का मोस्ट अपर पॉइंट है, वो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होता है। और लोअर विक का जो मोस्ट लोएस्ट पॉइंट है, वो इसका लो पॉइंट है। अपर विक और लोअर विक की जो ब्लैक लाइन है, ये इन्हें कह रहा हूं, और इन्हें अपर शैडो और लोअर शैडो भी कहते हैं। ठीक इसी तरह रेड कैंडल भी होता है। बस रेड कैंडल में जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग पॉइंट है, वो ऊपर होता है और जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वो नीचे होता है। हाई पॉइंट अपर विक का मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट और लो पॉइंट लोअर विक का मोस्ट लोअर पॉइंट लो पॉइंट होता है। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ओपन क्या है, क्लोज क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, तो चिंता मत करिए, मैं आपको और ब्रीफ में इसको समझाता हूँ। किसी भी कैंडल का ओपन और क्लोजिंग पॉइंट, हाई और लो पॉइंट काफी तरह इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमें कई सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट पे देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न है। तो आपको मैं इस रेड कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं कि कहां पर ये ओपन हुआ और कहां पर ये क्लोज हुआ। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपको दिख भी रहा होगा, तो इसके अपर विक का सबसे टॉप हाईएस्ट पॉइंट ये है। इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट यानी जहां से ओपन हुआ वो ये है। मोस्ट लोएस्ट पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है। और इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट ये है। तो ये तो एक वन डे का कैंडल है। अब इसी कैंडल को आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, ताकि आपको क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अगर आप देखो, तो ये जो कैंडल है, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर जो गया है, वो सबसे इस वाले पॉइंट पे गया, यानी 1359 पे। जो कैंडल ओपन हुआ है, यानी बनना शुरू हुआ है, वो हुआ है 1351 से। और कैंडल का मोस्ट लोएस्ट पॉइंट सबसे नीचे जहां पर टच हुआ होगा, वो है 1325। और जहां कैंडल क्लोज हुआ है, वो है 1328। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया है कि ओपन और क्लोज या हाई और लो पॉइंट होते क्या है। तो रेड कैंडल में हमारा ओपन ऊपर होता है और ये बिकता 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 नीचे आके क्लोज हो जाता है। ग्रीन कैंडल का भी ठीक ऐसे ही होता है, बस इसमें जो ओपन पॉइंट होता है वो नीचे होता है और इसमें खरीदारी होती है, यानी बाय 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 करके ऊपर जाके ये क्लोज होता है। तो अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से फॉर्म होते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न आता है मरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। और मरुबोजू में सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं बुलिस मरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिस मरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा। और इस कैंडल की अपर शैडो लोअर शैडो नहीं होती है, यानी इसकी अपर वी और लोअर वी कुछ नहीं होती है। जो इसका ओपन होता है वो इसका हाई पॉइंट है और जो इसका क्लोज होता है वो इसका लो पॉइंट है।
तो इसकी सिर्फ रियल बॉडी होती है, तो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है। ये समझिए कि बेयर्स को इतना सा भी मौका नहीं मिला इस कैंडल को गिराने का, इसलिए ना तो इसकी लोअर वीक बनी, ना ही अपर वीक बनी। अगर बेयर्स हावी होते तो थोड़ी बहुत तो लोअर वीक होती, पर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, और इसके बाद ट्रेंड यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट पैटर्न आता है बेरिस मोरुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिस मोरुबोजो आपको अप ट्रेंड में दिखाई देता है, और इस कैंडल की भी अपर शैडो और लोअर शैडो नहीं होती है, क्योंकि ये एक बेरिस पैटर्न है तो इसका कलर रेड होता है। इसमें भी ठीक ऐसे ही होता है, यानी बेयर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, और बुल्स के पास इतना सा भी मौका नहीं था कि इस कैंडल को ऊपर की तरफ ले जाए, और यहां से मार्केट डाउनवर्ड की ओर मूव करता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं हमारे अम्ब्रेला पैटर्न्स। अम्ब्रेला पैटर्न्स में एक लंबी सी विग होती है, ऊपर छोटी सी रियल बॉडी होती है, एक छाती की तरह। तो इसमें सबसे पहला पैटर्न आता है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में अपीयर होता है, और शुरुआत में बेयर्स मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ था। पर इसके बाद बुल्स मार्केट में वापसी करते हैं, और इसको ऊपर की तरफ उठा के ले जाते हैं। तो इस लंबी सी लोअर शैडो का मतलब यही है कि बेयर्स इसे नीचे तो जरूर लाए थे, पर बुल्स अब इसे ऊपर ले गए हैं। तो इस लंबी सी लोअर शैडो का मतलब क्या होता है, यानी बुल्स अब मार्केट में आ चुके हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ इस कैंडल को ऊपर की ओर ले गए हैं। इस कैंडल का कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, ये दोनों ही मेरे बुलिश पैटर्न कहलाए जाएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि हर ग्रीन कैंडल एक बुलिश पैटर्न है, तो आपकी एक गलत फहमी है, और इसके बाद यहां से मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट पैटर्न इसमें आता है हैंगिंग मैन पैटर्न। ये पैटर्न अप ट्रेंड में अपीयर होता है, और शुरुआत से ही बेयर्स मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं, अपना जोर दिखाते हुए नीचे की ओर ले जाते हैं। पर फिर बुल्स वापस करते हैं, और थोड़ा सा इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो इस कैंडल में थोड़ी सी कमी नहीं लगती है, यानी अगर बेयर्स, हालांकि ये एक बेरिश पैटर्न है, पर स्टिल काफी कमजोर पैटर्न है। तो मैं हैंगिंग मैन पे आपको यह सलाह देता हूं कि इस पैटर्न पे कभी भी ट्रेड ना लें, यानी अगर ये पैटर्न बनता है तो इससे अगले दिन का इंतजार जरूर करें, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक पैटर्न है। आप ही सोचिए, अगर बेयर्स इतने ज्यादा ताकतवर होते तो बुल्स किस तरह से वापस ले जाते। यानी एक लोअर शैडो का, इस लंबी लोअर शैडो का तो मतलब ये ही निकल रहा है कि अभी भी मार्केट में बुल्स हैं। और इससे हमें ये पता लग सकता है कि मार्केट में बेस आ चुके हैं, पर उनके हाथों में अभी पूरा कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इस कैंडल पे हमेशा नेक्स्ट डे के कैंडल का इंतजार करें, और अगर नेक्स्ट डे एक रेड कैंडल बनता है तो ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, और फिर ही मार्केट यहां से डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा। नेक्स्ट पैटर्न आता है शूटिंग स्टार पैटर्न। ये भी एक बेरिश पैटर्न है। ये आपको अप ट्रेंड में दिखाई देता है, और शुरुआत में बुल्स मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, और बेयर्स मार्केट में अपनी पावर दिखाते हैं, और इसको नीचे की ओर ले जाते हैं। तो इसकी स्ट्रोंग अपर शैडो का, इस लंबी सी अपर शैडो का मतलब क्या निकलता है, यानी बुल्स मार्केट में आए तो थे, यानी बुल्स ने इसे ऊपर तो किया, पर बेयर्स इसे वापस से नीचे ले गए, तभी इसकी एक लॉन्ग अपर शैडो बनी है। तो ये एक बेरिश पैटर्न है, और इसके बाद मार्केट यहां से डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा। इन अम्ब्रेला पैटर्न्स में जो विग है, यानी अपर शैडो हो या लोअर शैडो हो, जो जितनी ज्यादा लंबी होगी पैटर्न उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, और रियल बॉडी के एट लीस्ट मिनिमम 2 गुना से ज्यादा बड़ी तो होनी ही चाहिए। अगर इसकी विग छोटी है, कैंडल के बराबर है, यानी रियल बॉडी के बराबर है, तो वो हमारा शूटिंग स्टार या फिर हैमर पैटर्न कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आता है स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। कभी कभार आपको विदाउट रियल बॉडी का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, नहीं जिसमें सिर्फ लोअर शैडो या फिर अपर शैडो होगी, तो उसे हम डोजी पैटर्न कहते हैं। ये ना तो बुलिश पैटर्न है, और ना ही बेरिश पैटर्न है। इसको मैं 50-50% कैंडल कहता हूं। क्यों कहता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बुल्स शुरुआत में मार्केट में आते हैं, और मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद बेयर्स वापस आते हैं, और कैंडल को नीचे की ओर ले जाते हैं। बुल्स वापस से आते हैं, और फिर से मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं।
और ये खींचातानी चलती रहती है। यानी बुल्स भी पूरा जोर लगाते हैं और बेयर्स भी पूरा जोर लगाते हैं, पर जीत किसी की नहीं होती। तो मार्केट इस वक्त एक असमंजस में है और एक साइडवेज में है। कुछ कह नहीं सकते कि किस तरफ मूव करेगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये मार्केट में आने वाले तूफान की शांति को बताता है। अब इसका कहाँ यूज है, अब ये आपको समझाता हूँ। ये एक छोटी सी क्विज है। इसमें आपको बस सिंपली ये बताना है कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करेगा या डाउनवर्ड की तरफ। यानी यहाँ पर आपको सेल करना है कि बाय करना है, बस सिंपल ये आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड लीजिए और सोचिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऑल राइट, अगर आपको आंसर पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको आंसर ऐसे देना है, क्विज वन बाइंग या फिर क्विज वन सेल। अब किस किस लोगों ने यहाँ पर सेल चुना है, वो सही चुना है। वो तो आपको इसलिए चुना है कि आपने यहाँ पर एक रेड कैंडल देख लिया, इसलिए आपने चुना है। मैक्सिमम लोगों ने ऐसा ही क्या होगा, पर किसी ने भी दिमाग नहीं लगाया होगा कि यहाँ पर हम सेल ही क्यों करें। अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करा और उसके बाद बैक टू बैक स्प्रिंग टॉप्स बने। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्प्रिंग टॉप बने। तो स्प्रिंग टॉप का मतलब क्या है? यानी असमंजस। बुल्स भी पूरा जोर लगा रहे हैं, बेस भी पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न तो एक अप ट्रेंड में था, तो बुल्स तो जोर लगाएंगे ही। पर यहां पर अब एक सेलिंग प्रेशर भी आ गया है, यानी बेयर्स बेक भी रहे हैं। और लास्ट में एक रेड कैंडल को अगर आप देखें तो यहां पर एक गैप डाउन के साथ कैंडल की शुरुआत होती है। यहां पर एक अपर विक भी है, एक मोस्ट अपर विक भी है, पर ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी नहीं है। तो आपने यहां पर सेल क्यों चुना? अगर आप देखें तो यहां पर बुल्स ने इसे ऊपर तो उठाया और बेयर्स इसे वापस से नीचे ले गए और नीचे लेते चले गए। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल, एक बेरिश पैटर्न है। इसका कोई नाम तो नहीं है कैंडलस्टिक पैटर्न का, मगर अगर आप एक बिहेवियर को समझे, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को समझे, पास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो पीछे कैंडलस्टिक पैटर्न बन के आ रहे हैं, उनके बिहेवियर को समझे, तो ये पता लगता है कि बेयर्स ने बेचना शुरू करा और इस कैंडल के साथ उसकी जीत हो गई। क्योंकि अगर अगर यहाँ पर बुल्स होते तो जरूर यहाँ पर रजिस्ट करते। करा था शुरुआत में, इसे ऊपर ले गए थे, पर वहां पर बुल्स हार गए। वहां से बेयर्स इसे नीचे की तरफ लाए और नीचे की तरफ ले गए। आपने अगर इसका आंसर सही दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक नेक्स्ट क्विज दिखाता हूं आपको और आपको इसका आंसर देना है। अब यहां पर अगेन आपको सेल करना है कि बाय करना है। 5 सेकंड आपके पास होंगे और आपको बताना है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर एक ग्रीन कैंडल देखा और कहा होगा कि हम यहां पर बाय करेंगे। गलत आंसर। बहुत सारे लोगों का होगा सेल करेंगे, वो भी गलत आंसर। ना तो मैं यहां पर बाय करूंगा ना सेल करूंगा। ऐसा क्यों? अभी आपको समझाता हूं। कैंडल यानी मार्केट अप ट्रेंड में था, बैक टू बैक स्प्रिंग टॉप्स बने, इसका मतलब आपको मैंने समझा दिया है। और नेक्स्ट डे यानी सबसे आखिरी वाले दिन मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन से खुला। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट नीचे की तरफ होता है, तो ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। कितनी ज्यादा कैप डाउन से खुला, उसके बाद बेयर्स इसे नीचे की तरफ भी ले गए और फिर से इसे बुल्स ऊपर की तरफ उठा के लाए और ऊपर की तरफ उठाते ले गए और एकदम काफी करीब प्रीवियस डे के क्लोज पे आके इसे बंद किया। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि बुल्स अभी भी हारे नहीं है। बेयर्स ने पूरा जोर लगाया, इतने ज्यादा गैप डाउन के साथ इसे नीचे भी ले गए और फिर भी बुल्स इसे ऊपर की तरफ उठा के ले गए। तो यहां पर सेल करने का मतलब तो नहीं बनता, पर मैं यहां पर बाय भी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्यों मैं यहां पर बाय नहीं करूंगा? इसका जवाब आपको मैं थोड़ी देर में देता हूं और चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न आता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और ये पैटर्न दो कैंडल के साथ बनके मिलता है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में अपेयर होता है और पहला कैंडल यहां पर रेड बनता है और नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल बनता है जो कि रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक देता है और एनग्लिफ कर देता है। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यानी बेयर्स ने अपनी ताकत तो दिखाई थी, पर नेक्स्ट डे बुल्स इतने ज्यादा आक्रामक हुए कि इसके रेड कैंडल को पूरी तरह से खा गए, यानी शेर के पंजे की तरह इसको पूरी तरह से निकल गए। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है
और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। अब इसी कैंडलस्टिक पैटर्न में एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एंगल्फिंग पैटर्न की तरह ही दिखता है, पर इसमें जो ग्रीन कैंडल होता है वो रेड को पूरी तरह से कवर नहीं करता है, बल्कि 70% तक कवर करता है। यानी 50 टू 100% के बीच में ही कवर कर पाता है। 70-80% कवर करेगा, पूरी तरह कवर नहीं करेगा। तो पियर्सिंग पैटर्न भी एक बुलिश पैटर्न है। अगर अगर मेरे सामने दो चॉइस है, एक बुलिश एंगल्फिंग और एक पियर्सिंग पैटर्न, तो मैं हमेशा एंगल्फिंग पैटर्न को चुनूंगा, क्योंकि एंगल्फिंग पैटर्न में ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से कवर किया है, यानी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एंगल्फिंग पैटर्न को चुनूंगा और इसके बाद मार्केट यहां से अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न अप ट्रेंड में अपीयर होता है और इसमें पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, क्योंकि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में था, पर नेक्स्ट डे बेयर्स शुरुआत से अपनी ताकत दिखाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हैं जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से ढक देता है और एनग्लिफ कर देता है। तो इसमें भी बेयर्स काफी ज्यादा ताकतवर है, यानी बुल्स को इतना सा भी मौका नहीं दिया कि मार्केट को अपनी तरफ कर पाए। पूरी तरह से इसको ढक दिया ग्रीन कैंडल को, यानी बेस काफी ज्यादा आक्रामक है। इस पैटर्न की सेकंड कॉपी होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, जो कि ग्रीन को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है, केवल 70-80% तक कवर करता है, यानी 50 टू 100% के बीच में ही कवर कर पाता है। तो अगेन अगर मेरे पास दो चॉइसेस है, एक तरफ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न और दूसरी तरफ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो मैं हमेशा एंगल्फिंग पैटर्न को ही चुनूंगा, क्योंकि ये पैटर्न काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके बाद मार्केट यहां से डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आता है हरामी पैटर्न। हिंदी वाला हरामी नहीं, जैपनीज वाला हरामी। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, जैपनीज भाषा में, हमारी भाषा में नहीं। और हरामी को प्रेग्नेंट लेडी क्यों कहते हैं अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझाता हूं आपको बुलिस हरामी। बुलिस हरामी पैटर्न डाउन ट्रेंड में अपेयर होता है और शुरुआत में पहला कैंडल रेड कैंडल बनता है, पर नेक्स्ट डे गैप अप के साथ मार्केट खुलता है और बुल्स छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाते हैं। और अगर मैं इस पैटर्न को कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, तो आपको यहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आएगी। तो जो हरामी पैटर्न होता है, छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये क्यों एक बुलिश पैटर्न है। आपने गौर नहीं किया कि कैंडल गैप अप के साथ भी खुला है, गैप अप के साथ शुरुआत करी और फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया है। तो एक हरामी पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है और इसके बाद मार्केट यहां से अपवर्ड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट पैटर्न आता है बेरिश हरामी पैटर्न। ये कैंडल आपको अपवर्ड की तरफ अप ट्रेंड में दिखाई देगा और पहला कैंडल रेड कैंडल बनता है और नेक्स्ट डे एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है डाउन ट्रेंड के साथ। तो ये एक बेरिश पैटर्न है और यहां से मार्केट डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और ये पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में अपेयर होता है। पहला कैंडल रेड कैंडल बनता है और उससे नेक्स्ट डे एक डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप बनता है। स्पिनिंग टॉप और डोजी क्या बताते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बताते हैं कि बुल्स ने जोरदार वापसी की है, क्योंकि जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में था। तो सेलिंग प्रेशर की वजह से कैंडल नीचे तो गया, पर बुल्स इसे ऊपर की तरफ भी लाए। तो यानी बुल्स अब मार्केट में आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं और नेक्स्ट डे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, जो इस बात को कंफर्म कर देता है कि अब यहाँ पर बुल्स पूरी तरह से आ चुके हैं और बेयर्स मार्केट से आउट हो चुके हैं। क्योंकि अगर बेस के पास पावर होती तो इसको नीचे की तरफ ले आते, पर यहां पर नहीं है। बुल्स ने जोरदार वापसी की और एक ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद यहां से मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में अपीयर होता है और पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। नेक्स्ट डे एक अगेन डोजी या फिर स्प्रिंग टॉप बनता है, मतलब असमंजस है। बेयर्स आ चुके हैं, बेयर्स ने सेल प्रेशर किया, तभी एक स्प्रिंग टॉप बना। बुल्स तो जोर लगाते ही, क्योंकि ये अप ट्रेंड में था, तो बेयर्स ने सेल प्रेशर किया और नेक्स्ट डे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, जो इस बात को कंफर्म करता है कि अब बेयर्स मार्केट में पूरी तरह से आ चुके हैं और यहां से मार्केट डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा।
तो ये हमारा आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न था। मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, पर डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के समझने का कोई मतलब नहीं है। शुरू में ही आपको मैंने समझाया था, आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिकेटर आता है भाई, सिंपल लगाओ, उसका नाम लिखा जाता है, पर इसका बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं समझाता हूं, पहला टूल जो आपको इसके साथ यूज करना है, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ यूज करना है, क्योंकि अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ नहीं कर सकता। पहले ही बताया है, आइडेंटिफाई करना इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके बिहेवियर को समझो और टेक्निकल टूल्स यूज करो। तो पहला टेक्निकल टूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सुना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके अपनी मार्केट में ट्रेड लीजिए, पर क्यों लीजिए ये किसी ने नहीं बताया। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट जोन और सपोर्ट वो होता है जिस जोन से मार्केट बाउंस बैक होता है। तो अगर इस ट्रेडिंग चार्ट की मैं बात करूं, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है। तो जब जब इस पॉइंट पे, इस जोन पे ये चार्ट आया है, यहां से वो बाउंस बैक हुआ है। आप देख सकते हो, सपोर्ट जोन पाया वापस गया, सपोर्ट जोन पाया वापस गया, तो वापस हर बार जा रहा है। ठीक इसी तरह एक रेजिस्टेंस जोन होता है, जिस पॉइंट और जोन से टकरा के मार्केट हर बार नीचे की तरफ आता है। तो ये इस स्टॉक का और चार्ट का रेजिस्टेंस जोन है। जब जब गया, टकरा के वापस आया, जब जब ऊपर गया, टकरा के वापस आया। तो क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट कभी तोड़ ही नहीं सकता? क्या हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रहेगा? नहीं रहेगा। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में नहीं रहता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर टूटते हैं, पर जब भी टूटते हैं एक स्ट्रोंग बाइंग या एक स्ट्रोंग सेलिंग से टूटते हैं। अगर रेंग रहा है तो बहुत कम चांसेस हैं कि तोड़ पाए, वो झटके से तोड़ के निकलता है, वो झटके से तोड़ के निकलता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूट सकते हैं, पर सपोर्ट पे बाय करना चाहिए और रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। ऐसा क्यों? सपोर्ट पे हमें हमेशा बाय करना चाहिए और रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात समझिए, जो मार्केट है वो विदाउट इंस्टीट्यूशन के इंटरफेयर के मूव नहीं कर सकता। ये बात सच है कि मार्केट को जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ही चलाते हैं। ये बात सच है और आप इनसे लड़ नहीं सकते, आप इनके साथ चल सकते हैं। और एक इंस्टीट्यूशन की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो स्टॉक को सपोर्ट पे खरीदे, यानी सबसे नीचे खरीदे, और जाके रेजिस्टेंस पे बेचे, यानी सबसे ऊपर जाके बेचे। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन के साथ खरीदते हो तो आप अपनी ट्रेड में फायदेमंद हो। इसलिए हमेशा आपको सपोर्ट पे खरीदना चाहिए और रेजिस्टेंस पे बेचना चाहिए, यानी सेल करना चाहिए। अगर आपको क्विज टू याद हो, तो ग्रीन कैंडल बना तो था और वो हमारा सपोर्ट पे नहीं था। वहां से काफी पहले ही मार्केट अप ट्रेंड की तरफ आ चुका था, ऊपर जाके वो ग्रीन कैंडल बना था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं वहां बाय नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर सपोर्ट नहीं है। अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है तो सबसे नीचे खरीदें, सबसे ऊपर खरीदने का कुछ फायदा नहीं है। तो हमेशा खरीदे नीचे और बेचें ऊपर। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। अब जो नेक्स्ट टूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? अभी आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन के इंटरफेयर से ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। लेट सपोज अगर LIC शेयर खरीदता है, तो वो 500-400 शेयर नहीं खरीदेगा, वो भाई 5 से 10 लाख के शेयर खरीदेगा। और जब ये बल्क में ऑर्डर जाता है तो वॉल्यूम हाई जाती है। LIC शेयर कब खरीदेगा? इंस्टीट्यूशन शेयर कब खरीदेगा? सपोर्ट पे खरीदेगा। और जब खरीदेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, बल्क में खरीदेगा तो वॉल्यूम हाई जाएगी। तो यानी एक बड़ा प्लेयर मार्केट में आ चुका है, तो आपको भी बाय करना है, आपको उसके साथ बाय करना है। उससे लड़ना नहीं है, उससे आप जीत नहीं सकते, आपको उसके साथ बाय करना है। तो वॉल्यूम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसको लोड कैसे करते हैं चार्ट पे, ये आपको बताता हूं। सिंपली आपको अपने इंडिकेटर्स के वाले स्टडीज पे जाना है। यहाँ पर जाके सबसे पहले आपको वॉल्यूम चार्ट सर्च करना है। वॉल्यूम चार्ट सर्च करके आपको इसको लोड कर देना है। अब आपको इस पे मूविंग एवरेज पिछले 10 दिनों का ऐड करना है। तो इस पे जाके फिर से आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। मूविंग एवरेज पे क्लिक करते ही पीरियड आपको 50 नहीं लेना है, 10 लेना है, क्योंकि हमें पिछले सिर्फ 10 दिनों का चाहिए। 10 दिनों का मूविंग एवरेज लिया, फील्ड में वॉल्यूम चुना, इसका कलर मैं व्हाइट चुनता हूँ, और आखिरी में जाके आपको एक्सिस पे वॉल्यूम कर देना है और ओके दबा देना है। अब आपकी वॉल्यूम सेट हो गई है। अब इसमें हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम कौन सी होगी?
तो जब-जब ग्रीन कैंडल को ये व्हाइट लाइन कट करके ऊपर जाएगी, तो बाइंग की हाई वॉल्यूम है। और जब-जब ये व्हाइट लाइन रेड को कट करके जाएगी, नहीं रेड बार को कट करेगी, तो ये सेल की हाई वॉल्यूम है। तो हाई वॉल्यूम पे ही खरीदना है, लो वॉल्यूम पे खरीदने का कुछ फायदा नहीं है। अब एक बार जो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो ये रिलायंस का चार्ट है, अब यहाँ पे मेरे को बाय करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ढूँढूँगा? सपोर्ट ज़ोन। सबसे पहले सपोर्ट ज़ोन पे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो मार्केट यहाँ पर मेरा सपोर्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे को बाय करना है, यानी सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आता है, अब यहाँ पर बाय करना है। तुरंत बाय नहीं करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न का इंतज़ार करना है। अगर आप यहाँ देखो, तो यहाँ पर एक बुलिश मरूबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न बना। छोटी-मोटी अपर शैडो है, चलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है। क्या मुझे वॉल्यूम हाई मिल रही है? मिल रही है। तीनों चीज़ हैं, ग्रीन कैंडल है, बुलिश पैटर्न है, सपोर्ट पे है, हाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पर मैं बाय करूँगा। ये है बाय करने का सही तरीका, और ऐसे आपको सेल भी करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये इसका रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ से टकरा के बार-बार स्टॉक नीचे की तरफ आता है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी एक बुलिश मरूबुजु पैटर्न बन रहा है, एक ग्रीन कैंडल है, हाँ वॉल्यूम भी हाई है, तो क्या है मैं यहाँ पर बाय करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? सपोर्ट पे बाय करना है, ऊपर जाके बाय नहीं करना है। तो हाई वॉल्यूम क्यों बनी? ट्रैप है। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन होता है वो बेचता है, तो वो क्रिएट करता है हाई वॉल्यूम, वो दिखाता है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ताकि आम लोग खरीदें, तो वहां पर एक बाइंग हो, अच्छी बाइंग हो, उसको बायर्स मिले अपने शेयर्स बेचने के लिए, तो धीरे-धीरे बेच के निकलता है। तो रेजिस्टेंस पे बाय क्यों करना है? रेजिस्टेंस पे आपको यहाँ पर बाय करना है। यहाँ पर देखो, रेजिस्टेंस पाया, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है यहाँ पर, हाई वॉल्यूम है, यहाँ पर आपको बेचना है, सेल करना है अपने स्टॉक को। सिंपल भाई सिंपल। रेजिस्टेंस पे बेचना है, सपोर्ट पे खरीदना है, और ना तो कभी सपोर्ट पे बेचना है। आपने देखा होगा शुरुआत में रेड कैंडल पे बार थी, जो रेड कैंडल सपोर्ट पे था उस पे हाई वॉल्यूम थी, जब मैं आपको वॉल्यूम समझा रहा था। तो वहाँ पर बेचना नहीं है भाई, वो रेजिस्टेंस पे आके आया है, वो सपोर्ट पे बन रहा है, तो वहाँ पर आपको बेचना नहीं है। सपोर्ट पे खरीदना है और रेजिस्टेंस पे बेचना है। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न का इंतज़ार करें और फिर वॉल्यूम का वेट करें। हाई वॉल्यूम पे ही आपको खरीदना है और हाई वॉल्यूम पे ही आपको बेचना है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझा दिया, उसका बिहेवियर समझा दिया। याद रखें, बने बनाए कैंडलस्टिक पैटर्न कभी भी आपको मार्केट में नहीं मिलने के हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। दो सवाल जरूर पूछें अपने आप से, क्यों और क्या। ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बना होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। ये अगर दो आंसर आपको मिल रहे हैं, तो आप एक सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना पाओगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप नहीं बना पाओगे। तो सही से बिहेवियर को समझें कि उस वक़्त मार्केट में क्या हो रहा होगा। तो इसलिए जो पास्ट के कैंडल बन रहे हैं, जो पीछे के कैंडल बन रहे हैं, उन पे भी नज़र डालें कि वहाँ से ट्रेंड क्या बनता हुआ आ रहा है, और फिर ही एक बाइंग और सेलिंग का मन बनाएँ। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क कैसे करते हैं, इनके पीछे का बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजी क्या है, और कौन-कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।